हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। आज का हमारा टारगेट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं तो उस पर क्यों फोर्स एक्सर्ट होता है। बेसिकली हम लोग जानते हैं क्योंकि करंट कैरिंग वायर का बेसिक मीनिंग क्या है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ड्रिफ्टेड थ्रू द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल्स। सो ऑब्वियसली द वायर which is carrying current, it will be experiencing a force due to the presence of magnetic field because the wire is having drifted charges inside it. So each and every charge is actually experiencing the magnetic force. तो पूरी वायर पर ही एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो इसी टारगेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when it is placed in a uniform magnetic field, external magnetic field you can say. So force on a current carrying conductor in uniform magnetic field, in uniform magnetic field. सो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ये हमारा आज का पहला टारगेट है। उसके बाद विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स को अगर रखा जाए, मींस पैरेलल सेम डायरेक्शन में करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो वे एक दूसरे पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेते हैं सबसे पहले। So like this kind of magnetic field we are representing here, it's a uniform magnetic field, external one. Magnetic field हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल बी वेक्टर। एंड द मेन पॉइंट इज कि हमें यूनिवर्सल फॉर्मेट रेडी करना है। यूनिवर्सल फॉर्मेट मीन्स आप हमेशा ऐसे नहीं मानकर चल सकते कि वायर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। वी नीड टू टेक अ यूनिवर्सल फॉर्मेट। सो फॉर अ यूनिवर्सल फॉर्मेट I am placing a current carrying wire in this way, where this conductor which is placed, I am calling it PQ conductor। ठीक है ना, एक PQ कंडक्टर हमारे पास है जिसमें कितना करंट पास हो रहा है? I करंट पास हो रहा है। और इसको जो इसका लेंथ वेक्टर है, मीन्स द लेंथ ऑफ दिस करंट वायर, यानी कि आपके पास एक जो कंडक्टर है उसकी हमने लेंथ जो मानी हुई है यहाँ पर, दैट इज L वेक्टर, राइट। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर जो इसका लेंथ वेक्टर होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज। अब लेंथ वेक्टर क्यों माना गया? बिकॉज इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लेंथ है, इसको नॉर्मली एक सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो फिलहाल हम यहाँ पर एंगल मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ सॉरी द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एल वेक्टर इज सपोज टू बी थीटा हियर। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंड यू आर गोइंग टू कीप दिस इन योर माइंड कि थीटा क्या है। ये पता होना बहुत जरूरी। स्टूडेंट्स ना इन हरी दे यूजुअली से कि थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब बेसिकली करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्यों एक्सपीरियंस, मैग्नेटिक फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रही है, इसको जरा चेक कर लेते हैं एक बार। आफ्टर दैट वी विल बी रिटर्निंग ऑन द सेम डायग्राम। सो एक छोटा सा सिंपल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर शो कर देता हूँ। वी आर हैविंग अ कंडक्टर, एक नॉर्मल डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज अ कंडक्टर, एक जूम्ड वर्जन है व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड द कंडक्टर। So if you see this, the length of the conductor is assumed to be L. This is the length of the conductor, and its area of cross section is capital A. This is the area of cross section of the conductor. And अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, if we apply a potential difference, तो करंट तो पास हो गई। So potential difference हम यहाँ पर जो है normally assume कर लेते हैं positive and negative, these two terminals are connected with the terminals of a battery. So electrons will start to get drifted with average velocity. You know drift velocity क्या होती है? The average velocity by which electrons are getting drifted through the conductor. So electrons जो है एक average velocity के साथ drift हो रहे हैं through the conductor. This is an average representation. You know it very well कि electron actually कैसे move करते हैं through the conductor. ये just एक average representation है।
and with average velocity, that is the drift velocity, vd vector, you know it. So अभी हमारे पास यहाँ पर vd vector है, राइट. सो इलेक्ट्रॉन्स एक एवरेज वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन पर अप्लाई किया गया है. दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच दिस कंडक्टर हैज बीन प्लेस्ड. कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही हो कंडक्टर या परपेंडिकुलर हो. तो एक यूनिवर्सल फॉर्मेट हमने यहाँ पर दिया हुआ है. अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आउटकम आएगा, उस पर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है. व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर. तो अगर एल वेक्टर के साथ एल वेक्टर की डायरेक्शन किस केस के अलॉन्ग होगी, जो करंट की डायरेक्शन है वही वाली, तो वीडी के साथ उसका एंगल अपोजिट हो जाएगा. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. फिर वीडी अगर आप यूज करना चाहते हो तो माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि एल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है किसके, वीडी वेक्टर के. एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन के along है, that is positive to negative. This is the direction of electric current. Let me write it properly. और जो vd वेक्टर है वो उसके अपोजिट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल ड्रिफ्टिंग डायरेक्शन. सो इट्स ऑल अबाउट कि आप एंगल कैसे मेजर करते हो. अगर आप vd को कंसीडर कर रहे हो तो आपको माइनस साइन तो लेकर चलना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में. यू नो इट वेरी वेल. ये आपने n इक्वल्स टू i इक्वल्स टू NA vd उसमें भी यूज किया था. सो अभी फिलहाल हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. तो नाउ यू कैन रियलाइज कि ईच इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग अ मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन एक मूविंग चार्ज है. ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन कैसे एक्ट कर रहा है, मूविंग चार्ज की तरह. तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स होगी. तो अगर मैं उस पर फोकस करूं कि हर इलेक्ट्रॉन अगर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो फोर्स कितनी होगी. सो लेट्स फोकस ऑन दैट. सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय each drifted electron और by an electron, एक सीधे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. so I am representing it by small f. so small f equals to what? हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या था, QVB sin थीटा. जनरल फोर्स फॉर्मूला जो हमने लिखा होता है वो क्या था, QVB sin थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन. थीटा जो था हमारे पास किसके बीच का एंगल था, V vector and B vector. Theta was the angle between V vector and B vector. उन दोनों के बीच का एंगल थीटा था हमारा. तो यहाँ पर भी थीटा हमने किस किस के बीच का एंगल माना हुआ है. अब यहाँ प्रॉब्लम है, हमने यहाँ पर थीटा जो था वो एंगल मेजर किया था किससे, लेंथ वेक्टर. और लेंथ वेक्टर का जो डायरेक्शन था वो करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग माना हुआ था. तो अगर वो थीटा माना जाएगा तो VD के साथ उसका एंगल कितना लिया जाएगा, 180 माइनस थीटा. सो दैट इज माइनस थीटा. सो ये माइनस में टर्न हो जाएगा. सो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लेना चाहते हो तो माइनस में तो लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली. लेकिन अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो जस्ट बाय मैग्नीट्यूड्स यू नीड टू राइट. सो Q is the electron charge, that is E. Velocity is VD, by which electrons are getting drifted, and external magnetic field is B. And minus sign if you want to use it for vector form, otherwise QVDB sin theta. I hope ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी. अब ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स है. अब ऐसे तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं, तो उसका एक लॉजिक याद हो तो पता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. हम उसको कुछ इंडिकेशन दिया था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. सो दैट इज स्मॉल n. स्मॉल n वाज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. of the conductor, right? So number of electrons जो थे आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम कितने थे, स्मॉल n. और टोटल कंडक्टर की अगर हम लेंथ पर फोकस करें, टोटल कंडक्टर की लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू L. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर वो कितना होगा, वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल N. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है, A इंटू L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो N इंटू A इंटू L. ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें से ईच इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बाय मैग्नीट्यूड, E VD B sin थीटा. सो ये वैल्यू प्लेस करते हैं, टोटल फोर्स हमें पता लग जाएगी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली टोटल रिजल्टेंट कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. वही कंडक्टर के थ्रू जो कंडक्टर की फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी, सेम वैल्यू. सो
यही बात यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं. सो टोटल फोर्स experienced by the conductor, that is capital F, equals to total number of electrons into force experienced by each electron. So let's put the value. So capital N is small n, A L into F is, अगर हम यहाँ पर चेक करें F क्या था, स्मॉल ई वी डी बी साइन थीटा. स्मॉल ई वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय मैग्नीट्यूड, बी साइन थीटा. सो अब यहां पर देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आउटकम है, एन ई ए वी डी, वी नो इट वेरी वेल. ये तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है, एन ई ए वी डी. अब यहाँ पर देखो एक बात भी है, अगर आप माइनस साइन कैरी करके भी चल रहे हो वहां पर, दो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टिल थिंकिंग कि सर ये माइनस साइन के साथ जो लॉजिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप एक यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक इंप्लीमेंट करें कि अगर मैं एल वेक्टर के साथ बी, जो आपका बी वेक्टर उसका एंगल थीटा एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो वी डी के साथ वो एंगल कितना होगा, दैट इज 180 माइनस थीटा. अगर एल के साथ वो एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा. तो अगर आप माइनस साइन कैरी भी करना चाहते हो, उसको कैरी करो, कोई इश्यू नहीं है, तो फिर करंट में भी तो उसको वेक्टर फॉर्म में लेकर चलना पड़ेगा. सो वहां पर भी तो माइनस वीडी होता है, करंट की डायरेक्शन और वीडी की डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो माइनस साइन के साथ तो यहाँ पर वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो रहा है, तो सिंपली फिर भी आपका वैल्यू प्लस में ही आने वाला है. तो फाइनली अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, सो दैट इज आई इक्वल्स टू एन ए वी डी, तो उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर. अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचता है, आई एल बी साइन थीटा. सो वी कैन राइट इट सिंपली बी आई एल, एक जनरल वे में, ताकि इजी टू यू नो क्या इजी टू रिमेंबर कह सकते हैं, या फिर माइंड में इजी सेट हो जाता है, बिल साइन थीटा. सो बी आई एल साइन थीटा, वेयर थीटा वाज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट. सो एक करंट कैरिंग वायर को जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड into current passing through the conductor, length of the conductor, and the theta is the angle between L vector and B vector. तो मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा, अब यहाँ से हम केस स्टडी बना सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा और मिनिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा. आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब इसको आगे चेक करते हैं. सो द केस ऑफ मैक्सिमम फोर्स, एफ मैक्स यू कैन से. So when theta is 90, so उस टाइम पर क्या होगा, बी आई एल, since theta is 90 and sin 90 की वैल्यू +1, एंड मिनिमम फोर्स 0 फोर्स, यानी कि कब होगा, जब कंडक्टर को परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के. सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टर having the current I, and these are the external magnetic field lines, uniform magnetic field, this one simply. So you can see clearly कि जो इनके बीच का एंगल है that is 90. In that case, length vector, that is L vector, and B vector के बीच का एंगल 90 है, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा. और अगर हम बात करें मिनिमम फोर्स कंडीशन, नाउ यू आर स्मार्ट इनफ कि आपको पता है कि क्या होने वाला है, थीटा या तो 0 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, दैट इज एफ मिनिमम. आंसर विल बी 0. 0 फोर्स एक्सपीरियंस होगा अगर कंडक्टर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है या अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है. व्हेन थीटा इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि चाहे वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रखा हो कंडक्टर में, करंट की जो आपके करंट की डायरेक्शन है, लेंथ वेक्टर है, या फिर अगेंस्ट हो, इन दैट केस जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा. अब ये लॉजिकली एग्जैक्टली सेम रूल फॉलो कर रहा है जैसा हमने किसमें अप्लाई किया था, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पर. यस, दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. आई एम एफ, आई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन, एम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दैट इज बी वेक्टर्स डायरेक्शन, एफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर. सो रूल वही है, टोटल इंप्लीमेंटेशन सेम रहेगा, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट और करंट की डायरेक्शन सेम ही रहती है. सो F max equals to BIL और F minimum is 0. The last thing, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे. If I ask कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो you are smart enough, हम ये बात ऑलरेडी भी कर चुके हैं. So BIL, यहाँ L वेक्टर क्वांटिटी है, B वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा, सो I स्केलर है यहाँ पर. So F वेक्टर इक्वल्स टू I
अब इंटरेस्टिंगली ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब ये एल क्रॉस बी होगा, बी क्रॉस एल होगा, फिर से वही लॉजिक आ जाता है। सो करंट डायरेक्शन एंड एल डायरेक्शन सेम, आई दिस इज आई बी रोटेशन इफेक्ट, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, सो यू नो इट वेरी वेल। सो एल क्रॉस बी एडवांस वेक्टर एंड डिलेड वेक्टर का लॉजिक। सो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी, तो इसमें ज्यादा माइंड जो है उसको बैंड करने की जरूरत नहीं है। सो ये इसका वेक्टर फॉर्म आ जाता है। और भी दूसरे तरीके से इसको लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म को, यू नो इट वेरी वेल कि नॉर्मल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मींस मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। सो एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज बी आई एल साइन थीटा बाय मैग्नीट्यूड एंड n cap means normal, the force direction will be normal to that plane in which the conductor's current direction or L vector and the B vector are mutually aligned. So ये हमारे पास एक फोर्स जो है करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड आ गया। स्पेशल केसेस भी हमें पता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में फोर्स किस डायरेक्शन में होगी वो भी हमें पता है, बिकॉज चार्ज के बारे में हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेम लॉजिक विल बी एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। अब हमारा जो टारगेट है वो है कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स को एक दूसरे के क्लोज रखा जाए तो क्या उनके बीच में किसी तरह का कोई फोर्स डेवलपमेंट होगा। तो एक लॉजिक यहाँ पर देखना, हम लोग एक बात बड़े अच्छे स्टडी कर चुके हैं, करंट कैरिंग वायर खुद का भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकंड वायर के लिए तो एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। मीन्स सपोज मेरे पास ना दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय वन येलो एंड द सेकंड इज ग्रीन वन, और इस टाइम दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, एंटी पैरेलल, द करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। सो इट इज हैविंग करंट I2, the first wire is having current I1, this is the first wire, this is the second wire। length you can take if you want to take length, तो दोनों की आइडेंटिकल लेंथ मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, that is said to be L। दोनों का जो लेंथ है हमने L एज्यूम कर लिया, राइट। सो अब एक लॉजिक यहाँ पर बहुत सिंपल से इंप्लीमेंट करते हैं। अगर फर्स्ट वायर की बात करूं, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज अज्यूम टू बी कैपिटल, और स्मॉल r you can use to represent the perpendicular separation between these two wires। small r is perpendicular separation or gap between the wires or between the parallel conductors, between the conductors 1 and 2, right। अब ये दोनों जो वायर्स हैं इसमें से अभी एक वायर को पहले पकड़ते हैं। जो फर्स्ट वायर है एक करंट कैरिंग वायर है, तो ये खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट्स लॉ, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग उसका जो ओरिएंटेशन होता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट अप है तो एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगा। तो अगर राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो आपको पता है ओरिएंटेशन पर टेंजेंट प्लॉट करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाती है। तो अगर मैं इसका एक मैग्नेटिक फील्ड लूप बनाऊं फर्स्ट वायर का ऑफ रेडियस r, मैग्नेटिक फील्ड लूप, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड लूप्स जो होते हैं डिजायर्ड रेडिया, जो रेडिया है उनके बनाए जा सकते हैं, जितने डिस्टेंस है उसके हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड लूप बनाया जा सकता है। सो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वायर की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है, और हम यहाँ पर उसको इमेजिन करेंगे कहाँ तक, सो दैट इट इज एक्चुअली गोइंग विद द रेडियस ऑफ r, यू कैन सी क्लियरली, राइट। और ये वायर इस मैग्नेटिक लूप के जो है सिंपली इसके अलोंग ही है, इसके बाउंड्री के अलोंग है। अब अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करूं तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट अगर करंट कैरिंग वायर का करंट अपवर्ड है तो ओरिएंटेशन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वायर, ये उसका ओरिएंटेशन है, राइट। और इस ओरिएंटेशन के से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसके टेंजेंशियल प्लॉट करेंगे। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अभी 3D में है, लेट मी टेल यू कि ये है कैसे एक्चुअली में। जो आपकी ग्रीन वाली यानी कि जो सेकंड वायर है वो इस तरह से है, और जो फर्स्ट वायर है इसका जो सर्कुलर मैग्नेटिक लूप है इस तरह से, उसमें एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। तो इस पॉइंट पर उसका टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा टुवर्ड्स द स्क्रीन इस तरह से जा रहा है। So this is the magnetic field produced by first wire, we are calling it B1 vector।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस करेगा किसको, सेकंड वायर को, बिकॉज ये उसके लिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि B1 वेक्टर इज एक्टिंग एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर I2 कंडक्टर या सेकंड कंडक्टर यू कैन से, उसके लिए एक्सटर्नल। तो अब ये तो लॉजिक अभी अभी पढ़ा हमने कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, सो ये भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दैट वी कैन डिसाइड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बट कितनी फोर्स होगी पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर ना ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि B1 किसकी वजह से था, इसका कॉज था I1, लेकिन ये B1 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है I2 के लिए, तो फोर्स ऑन I2 अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू I1, सो वी आर कॉलिंग इट force on, so we can say force, and we are labeling it force F21 vector, that is the force on second conductor or second straight conductor due to first conductor current carrying obviously। तो अभी हमें इस बारे में बात करनी है। सो ये फोर्स निकालते हैं, ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, BIL sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सो ये लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, इसको मैं थोड़ा साइडवर्ड लेकर जाता हूँ ताकि ये हमारे सामने ही रहे। सो F21 बाय मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू BIL, तो B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज B1 हियर, I करंट इन द कंडक्टर, हम सेकंड पर फोर्स निकाल रहे हैं तो उसका करंट I2 है, into length of the conductor that is capital L and sin थीटा। अब यहाँ चैलेंज आता है, सो इसको बहुत ध्यान समझना। तो जो सेकंड कंडक्टर था वो स्ट्रेट अप था और टेंजेंट जो प्लॉट किया था B1 का वो इस तरह से टुवर्ड्स द स्क्रीन था मेरे अकॉर्डिंग, और टुवर्ड्स द कैमरा था, तो एंगल तो इनके बीच में कितना होगा, ऑब्वियसली 90 एंगल है। सो द एंगल इज एक्चुअली 90 हियर, द एंगल बिटवीन I2 एंड दिस एंगल इट इज 90, so theta is 90 here, so clearly outcome क्या आएगा हमारे पास, F21 equals to B1 I2L। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि B1 की वैल्यू है कितनी, सो वापस आ जाते हैं किस पर, या तो आप यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यू कैन यूज इट, और यू कैन से इफ द पॉइंट इज लाइंग वेरी क्लोज टू द वायर। सो उस केस में अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, फ्रॉम बायो-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेशन, सो B1 is the magnetic field produced by the first wire, that is mu naught upon 4 pi for the straight infinite long wire, 2I upon the perpendicular distance, that is R here, क्योंकि हमें R perpendicular distance पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। सो mu naught upon 4 pi 2I upon R sin phi 1 sin phi 2 if you can remind। सो B1 की ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते हैं। सो फाइनली F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इक्वल्स टू, कितना फोर्स आएगा वो, सो B1 यहाँ पर प्लेस किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, अभी I कौन सा है, फर्स्ट वायर का, सो दैट शुड बी I1, सो 2I1 अपॉन R, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R and into I2 into L, so that is the answer for, इन मैनी बुक्स आपने देखा होगा कि 2 से 4 को कैंसिल किया हुआ है, सो 2 पाई आर नीचे अपॉन में आ जाता है, सो दैट इज जस्ट अ केस टू सॉल्व इट, और यू कैन कीप इट लाइक दिस बिकॉज यू नो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ हम डायरेक्ट रख सकते हैं। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ आई टॉक अबाउट फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर हम यहाँ पर इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें सो ऑब्वियसली लेंथ से डिवाइड कर देंगे, सो इफ आई राइट फोर्स per unit length of the conductor, so let's represent by small f, that is F21 by length of the conductor, that is L, so L to L cancel हो जाएगा, so small f21 force on second due to first equals to mu naught upon 4 pi 2I1 I2 upon R, ये हमारे पास आ गई फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, दिस इज द चैलेंज पॉइंट।
और उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट देखने को मिलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑलरेडी है, सो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो जो हमारे पास कंडक्टर था आई, दैट इज I2, वो अपवर्ड है, और इस पर जो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड था वो टुवर्ड्स द स्क्रीन या टुवर्ड्स द कैमरा था, तो वो इस तरह से। तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर हुआ? टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सेकंड वायर, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी नॉर्मली टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड वायर, and we are calling it F21. So that is the value direction of force experienced by the second wire due to the magnetic field of first wire, F21 you can say. अब इसी तरह से अब एक लॉजिक सोचने वाली बात है कि अगर फर्स्ट वायर अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था तो इसी तरह से सेकंड वायर भी कर रहा है। सेकंड वायर इज आल्सो करंट कैरिंग वायर, तो इसका भी तो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। देन ऑब्वियसली यस, सेम फिर से वही लॉजिक लगाना है। इस बार सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड है जो बेसिकली उतनी उसका जो मैग्नेटिक लूप का रेडियस है वो उतना ही रखना है, दैट इज r, द रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक लूप इज r, और इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, पहले करंट अप है तो एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब इस बार फर्स्ट वायर इस साइड है, तो एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में अगर मैं इसका टेंजेंट प्लॉट करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो तो टेंजेंशियली एंड नॉर्मली जस्ट पहले वाले के B1 के अपोजिट होगा, दैट इज B2, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड वायर B2, एंड द एंगल बिटवीन I1 एंड B2 इज अगेन 90 डिग्री, दिस इज 90 अगेन, यू कैन सी क्लियरली। सो फिर से टोटल वही डेरिवेशन होगा, फोर्स ऑन दिस टाइम फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सो आई थिंक अगर मैं उसको फॉलो करूं तो मेरे ख्याल से तो वी शुड बी गेटिंग द सेम आंसर। लेट्स चेक। अगर हम इसको यहाँ पर फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का है B2, करंट फर्स्ट का है I1, L sin थीटा 90, so sin 91 B2 I1 L, and B2 is the magnetic field produced by the second wire according to Ampere's circuit law application for the strong we can say straight long current carrying conductor infinite long mu naught upon 4 pi 2 I2 upon perpendicular distance, that is R. Place it here. So force on first due to second F12 equals to B2 का वैल्यू रखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 इंटू I1 अपॉन R इंटू L अगेन, एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी डिवाइडेड। सो बेसिकली कितना आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है, यानी कि दोनों फोर्सेस म्यूचुअल है। म्यूचुअल मींस सेम बाय मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। सो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ बेसिकली, so mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon R, that is the force. And direction, let's discuss about the direction. फिर से वही बात कर लेते हैं कि जो IMF, so a current that is in upward direction I1, magnetic field towards me है, इस टाइम मेरी तरफ है, so force किस साइड होगा? towards the second wire. So technically इस बार जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है फर्स्ट वायर पर सेकंड की वजह से वो इस डायरेक्शन में, दैट इज F12, एंड इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग F12 इन राइट साइड एज पॉजिटिव, सो F21 कैसा होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में F21 वेक्टर कैसा होगा? नेगेटिव। बाय मैग्नीट्यूड दे आर सेम बट बाय डायरेक्शन दे आर अपोजिट। अभी यहाँ पर देखना कितना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। So forces are equal and opposite. Yeah, this is right. F12 vector equals to minus F21 vector. सही बात है, equal and opposite है। लेकिन फोर्स का जो नेचर है उसका ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। इस मोमेंट पर दोनों वायर्स, जो फर्स्ट वायर है वो टुवर्ड्स द सेकंड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो सेकंड वायर है वो टुवर्ड्स द फर्स्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो पता क्या होगा? अगर रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा सा लूज वायर्स रखेंगे, स्ट्रेट वायर, और जैसे ही करंट स्विच ऑन करोगे तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगी, तो दे विल बी गेटिंग एडजस्टेड लाइक दिस फ्रॉम देयर ओरिजिनल ओरिएंटेशन, यू कैन से, और ओरिजिनल पोजीशन। उनका जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे इनका अरेंजमेंट इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा, यानी कि ये चेंज होकर इट विल बी लाइक दिस। सो इनके बीच में कैसा फोर्स डेवलप हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। सो टेक्निकली व्हेन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैविंग सेम डायरेक्शन करंट, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है।
attraction force. And now you can get idea कि अगर एंटी पैरेलल कंडक्टर्स रखे हुए, एंटी पैरेलल मींस फोर जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो उनके बीच में जो फोर्सेज होंगे वो रिपल्सिव फोर्सेज होंगे, अट्रैक्टिव नहीं। एमसीक्यूज में कई बार ये बात पूछी जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं उनके बीच में फोर्स कैसे एक्ट करता है, और किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि बेसिकली अगर किसी करंट कैरिंग वायर का एक लूप डेवलप कर दिया जाए, तो उस लूप को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। वी विल बी स्टडीइंग दैट थिंग। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।